Hello and welcome to the Economic Times Green Power Dialogues powered by Serentica। राजस्थान ऐतिहासिक दृष्टि से वीरों की धरती, धोरों की धरती, धरोहरों की धरती, और अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े रेगिस्तानी इलाके और सूर्य देवता की कृपा के साथ ये जो प्रदेश है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बहुत अहम प्रदेश के रूप में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उभरा है। और जब भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में नित नए पड़ाव पार करता जा रहा है और एक टारगेट लेकर चलता है 2030 तक, उस टारगेट में जो अहम किरदार राजस्थान आज निभा रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लेते हुए कैसे यहाँ की जो जन भागीदारी को अपने साथ जोड़ते हुए राजस्थान आज एक अग्रणी प्रदेश बन गया है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। और राजस्थान सरकार जिस प्रकार के कदम इसमें उठा रही है उस पर बात चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्वयं मौजूद हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी। माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपसे इस बातचीत की शुरुआत इसी बात से करूंगा कि आपको भी पता है, सर्वविदित है कि राजस्थान चाहे वो धूप हो, चाहे वो जमीन हो या प्राकृतिक जो मूलभूत जो सुविधाएं प्रकृति ने हमें दी हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, जो नवीन ऊर्जा के स्रोत हैं उनके लिए, उसके लिए बहुत ही मुफीद राजस्थान प्रदेश है। इसको साथ में लेते हुए जिस प्रकार से प्रदेश ने प्रगति करी है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, आप स्वयं मंत्री हैं ऊर्जा के राजस्थान के, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार ये यात्रा रही ऊर्जा की राजस्थान की और किस प्रकार से आप एक अलग पायदान पे प्रदेश को लेके जा रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा मिशन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की जो 2030 तक 500 गीगावाट तक के उत्पादन का जो लक्ष्य उन्होंने दिया है और उसमें राजस्थान को 115 गीगावाट का 2030 तक का लक्ष्य रखा है और बैटरी स्टोरेज का भी 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। राजस्थान उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और राजस्थान में जिस तरह से हमारे पास सूर्य का रेडिएशन मिलता है, सूर्य देव की कृपा है, और वो राजस्थान जो कभी मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर हमारे पास अपार भू संपदा है, वहाँ पर हमें सूर्य देव का अत्यधिक वहाँ ताप मिलता है और जिसकी वजह से वो जो बंजर भूमि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं थी, वहाँ के किसान जिनके लिए वो ज़मीन उपयोगी नहीं थी, आज उन किसानों के लिए ये सोलर के आने से, प्रोजेक्ट के आने से वो किसान भी संपन्न हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। राजस्थान सरकार ने एक नीति बनाई है कि जहां पिछले समय हमारे राजस्थान में जो ज़मीन के आवंटन का जो डीएलसी दर पर था उसको हमने डबल कर दिया। डबल डीएलसी दर के डबल से हम आवंटन करेंगे और उसका हम 5% फिर हर साल उसकी चार्जेस लेंगे। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो राजस्थान को कुछ रेवेन्यू भी मिल रहा है और किसान को भी मिल रहा है, किसान भी उससे सरसब्ज हो रहा है। और यहाँ पर राजस्थान में जो मुफीद स्थितियाँ जो मुनासिब है सोलर के लिए, वो किसी भी प्रदेश के अन्य भूभाग में नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े भूभाग हैं, धोरे हैं, वहाँ पर हज़ारों मेगावाट के प्रोजेक्ट लग सकते हैं, तो सभी की पहली पसंद कोई है तो वो राजस्थान है। इस पर हमने आज इस 2 सालों में लगभग हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लगभग यहाँ पर 21,000 मेगावाट की नई ऊर्जा को जोड़ा है। 4,000 मेगावाट से ज़्यादा हमारे राजस्थान में हमारे जो इसके प्रोजेक्ट हैं कुसुम 1 और कुसुम सी के, वो हमने लेकर के आए हैं और उसकी वजह से हमारा प्रदेश आज किसानों को दिन में बिजली देने का जो हमारा सपना था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, हमारा मिशन था, चुनावी वादा था, उसको हम लगभग 24 जिलों में दे पा रहे हैं। तो ये सब संभव हो पा रहा है और इसकी वजह से हमारी सरकार ने एक एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई है। उस ऊर्जा नीति के हिसाब से पहले अलग अलग नीतियाँ थी, हमने उसको एक समराइज करके, एक सलर करके एक नीति बनाई है। यहाँ आने वाला इन्वेस्टर आए, उसको सुविधा भी देंगे, उसको ज़मीन भी उपलब्ध होगी, वो प्रोजेक्ट लगाए और राजस्थान से बाहर जाने के लिए उसको सब यहाँ से बिजली पैदा हो और वो बाहर जाने के लिए उसके लिए जो भी सुविधा है वो भी दे रहे हैं। कुछ अभी आने वाले समय में यहाँ से ट्रांसमिशन के कुछ हमारे कंस्ट्रेंट हैं, वो ट्रांसमिशन के लिए राजस्थान
प्रदेश प्रयास कर रहा है। 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, लगभग 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में है जो राजस्थान ट्रांसमिशन के माध्यम से हम कर रहे हैं। और पावर ग्रिड भी इस पर और क्षमता बढ़ा रहा है, यहाँ पर नए ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जिससे कनेक्टिविटी आने वाले भविष्य में मिलेगी, तो यहाँ से और पावर की एवोक्यूशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये लेकर के आ रहे हैं, तो उससे यहाँ और अधिक इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, जिसके लिए हमारी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। आपने बताया कि किस प्रकार ज़मीनों का आवंटन भी हो रहा है, जिसमें स्टेट को भी रेवेन्यू मिलता है और किसान भी थोड़ा सा एम्पावर्ड होता है इसमें। आपने ट्रांसमिशन और इवैक्यूएशन की समस्या पे भी ध्यान दिया और कैसे सरकार इससे निपटने का भी काम कर रही है। नीतियाँ बनाना सरकार का सबसे अहम काम है, सरकारें ये करती भी हैं। उन नीतियों को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करवाना, ये अपने आप में भी एक चैलेंज होता है, उसमें कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा माननीय मंत्री जी की जो जैसे एकीकृत ऊर्जा की नीति आपने बनाई और विभिन्न प्रकार की इवन रिप्स जैसी पॉलिसी भी है जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी यहाँ पे प्रभावित करती है और अट्रैक्ट करती है आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नीतियों को धरातल पर मजबूती से उनका क्रियान्वयन करना, उसके लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर हमारी पॉलिसीज़ का रिव्यू करते हैं, निरंतर उनको क्रियान्वित के लिए एक टास्क देते हैं अधिकारियों को, और उसके आधार पर फिर वापस उसको रिव्यू करते हैं कि उससे क्या प्रगति हुई, और उसके आधार पर अधिकारी भी उन पॉलिसीज़ को क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। और उसका मैं उदाहरण बताऊं कि राजस्थान में जब हमने 2 साल, सवा 2 साल हुए हैं सरकार संभाली थी, तब बिजली का यहाँ भारी संकट था। इन 2 सालों में हमने प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से संपर्क किया, हमने केंद्रीय पूल से कुछ अतिरिक्त बिजली ली और उसको यहाँ लोगों को दिया, तो उसकी वजह से, और हमने कुछ हमारे सिस्टम को इम्प्रूव किया, चाहे वो हमारे जनरेशन के प्लांट हो, चाहे वो हमारे जीएसएस हों, और वो उसका धरातल पर एक इम्पैक्ट आया कि हम इन 2 सालों में लगभग 57 नए जीएसएस ट्रांसमिशन के बना करके और जोड़ चुके हैं, जबकि पिछले 5 सालों में केवल 44 नए जीएसएस बने थे। हमने 2 साल में 57 जीएसएस बना करके और जोड़ दिए। तो इससे हमारा पावर का एवोक्यूशन बढ़ा है। हमारे पास बिजली तो थी, या बिजली तो हम कहीं से ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं होगा तो उस बिजली को पावर एवोक्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो उपभोक्ता तक पहुंचाना एक चैलेंज था, उसको हमने कम किया है और उसको और हम बढ़ा रहे हैं। अब हम निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हमारा 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन के चल रहे हैं, जिसमें हम 57 तो कनेक्ट कर चुके हैं, लगभग 170 और नए जीएसएस बनने की प्रक्रिया में है, और हमारा 20,000 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट है, जिससे कि हम पश्चिमी राजस्थान से उस पावर को जो सोलर से बनती है 765 मेगावाट के, और पूरा एक कॉरिडोर बना रहे हैं, उससे भी हम पावर लेकर के आएंगे। तो हमारा पूर्वी राजस्थान का पूरा क्षेत्र वहाँ देंगे, भिवाड़ी का क्षेत्र है वहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है उसको देंगे। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं और हम आगे आने वाली भविष्य की योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं, ताकि राजस्थान में औद्योगिकरण का एक माहौल बने। और उसके लिए हमारी सरकार ने जो नीति बनाई, उसमें एक हमने इंडस्ट्री को 200% वो सोलर लगा सकता है अपनी कनेक्टिंग लोड का, और उसके साथ उसको 25% बेस लगाना पड़ेगा, जिससे उसको सस्ती बिजली मिलेगी। यहाँ राजस्थान में आने वाले उद्योग को ये रहती है कि मुझे बिजली की दरें कम करें, तो उसके लिए हमने ये सहूलियत दी है कि वो अपनी कनेक्टिंग जो उसका लोड है उसका 200% सोलर लगाए, 25% बैटरी लगाए, और उससे उसका काफ़ी बिजली का खर्चा, ऐसे कई उद्योग हैं जिनका रॉ मटेरियल बिजली होता है, तो उनको काफ़ी कम करने में इससे सुविधा मिलेगी। तो ये हम लेकर के आए हैं। और इसके साथ साथ हमने कई ऐसे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, घर हैं, तो उनको हमने ये सुविधा दी है कि वो भी अब एनएम जीएम के माध्यम से अब अपना सोलर कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं जिसके छत नहीं है, वो वहाँ से लगा करके उससे पावर ले सकते हैं। तो वो भी एक सुविधा दी है, जिससे कि वो एक अन्य जगह पे सोलर लगाए जिसके पास खुद की छत नहीं है, या फ्लैट में रहने वाला है तो वो नहीं है, या कोई प्रोजेक्ट है तो उसका भी लाभ दिया है। तो ऐसी कई योजनाएं बनाई है जिससे कि आम उपभोक्ता को लाभ भी मिल रहा है। और सोलर की मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अभी सोलर के उत्पादन में तो सबसे पूरे देश में नंबर 1 है ही सही, लेकिन हमारा जो ये कुसुम ए और कुसुम सी है, इसमें भी हमारा बेहतर जो उत्पादन हुआ है, और जिसकी वजह से कुसुम ए में हम पूरे देश में नंबर 1 है। तो वो भी एक हमारा प्रयास है, जहाँ
पूरे पिछले 5 सालों में केवल 93 मेगावाट की क्षमता जोड़ पाए थे 5 साल में। वहाँ हमने 2 साल में 4000 मेगावाट की क्षमता हमारे कुसुम ए, कुसुम सी और इनके माध्यम से जोड़ी है, जो प्रदेश को आज पर्याप्त बिजली उससे मिल पा रही है। किसानों को 24 घंटे, किसानों को दिन में 24 जिलों को दिन में बिजली दे पा रहे हैं। किसानों की भागीदारी हुई, जन भागीदारी हुई, आई थिंक ये महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं आपके इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश के आगे बढ़ने में। एक बहुत बड़ा विषय है ऊर्जा सुरक्षा। प्रदेशों को ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी हमेशा जूझना पड़ता है कि प्रदेश में और उसी वक्त आपको नवीन ऊर्जा स्रोतों पे, नवीनीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी कार्य करना पड़ता है। तो कैसे ऊर्जा सुरक्षा को भी ध्यान में रखना और नवीन ऊर्जा स्रोतों पे भी काम करना, ये कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, आने वाला भविष्य है ना हमारा, वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और उसके लिए लगातार उसकी क्षमता बढ़ रही है और ऊर्जा स्रोत भी हमारे सुरक्षित रहे और उसके साथ साथ नवीनी ऊर्जा को हम निरंतर जोड़ करके अपनी क्षमता बढ़ाते रहें। तो उसके लिए राजस्थान निरंतर काम कर रहा है, उसमें आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से डिमांड अनएक्सपेक्टेड बढ़ रही है, चाहे वो हमारा डेटा सेंटर आ रहे हैं, एआई के माध्यम से आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब जी ईरान इराक का युद्ध, अमेरिका का युद्ध हुआ, जिससे कि हमारी एनर्जी की जो ज़रूरत थी, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, उस पर जो आघात हुआ है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम इन बाहरी देशों पर निर्भर रह करके अपनी पेट्रोलियम की ज़रूरतों को ऐसे समय जब एक चुनौतीपूर्ण समय हो, तो उसके लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। अब उसको हमें टोटल सिस्टम को हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि हमें ईवी पे आना होगा। हमारे जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, अगर वो ईवी पे आएंगे तो डिमांड एनर्जी की और बढ़ेगी और वो बढ़ेगी तो उसके लिए निश्चित रूप से हमारे पास और क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये विदेश से पेट्रोल आता है, गैस आती है, गैस को भी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी अगर हम चूल्हा है, इंडक्शन है, उनको सब जोड़ेंगे तो ये सब डिमांडें बढ़नी है। तो आज हर चीज़ बिना इलेक्ट्रिसिटी के संभव नहीं है। तो उसके लिए निश्चित रूप से आज सबसे ज़्यादा अगर कोई डिमांडिंग कोई चीज़ है तो वो एनर्जी है, जिसकी बिना कुछ भी काम असंभव है। तो वो हम इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निरंतर चिंता करते रहते हैं कि कैसे हमको राजस्थान को सरप्लस स्टेट बनाना है एनर्जी का। और ये हमारे पास इस तरह की एक ज्योग्राफी भी है, हमारे पास सूर्य की कृपा है, अपार भूभाग है और हमें उसके लिए तैयारी करनी है। तो वो तैयारी हम कर रहे हैं ताकि यहाँ के हमारी राजस्थान की ज़रूरतों को तो हम पूरा करें ही सही, लेकिन राजस्थान के साथ साथ अन्य देश के भागों को भी, हम प्रदेशों को भी बिजली दे सकें। तभी जा कर के वो मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका एनर्जी के सेक्टर में रहने वाली है, जो यहाँ से उत्पादन होगा और देश के अन्य प्रदेशों में जाएगा। तो वो निश्चित रूप से राजस्थान उसके लिए निरंतर लगा हुआ है, उस पर आगे बढ़ रहा है और वो हर संभावनाएं, चाहे वो हमारा हम यहाँ से पंप स्टोरेज पे भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, हम बेस को भी बढ़ा रहे हैं, सोलर लाइट बढ़ा रहे हैं, हमारे पास विंड की भी क्षमताएं हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, उस पर भी हम हमारे मुख्यमंत्री जी 2-3 बार हमारे अधिकारियों को कह चुके हैं कि इस पर भी हमें आगे बढ़ना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले भविष्य की जो ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसकी कई संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन की। तो वो सब चीज़ों पर राजस्थान आगे बढ़ कर के काम कर रहा है ताकि हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को हम पूरा करके और उसको, इस प्रदेश को एक सक्षम और ऐसा प्रदेश बनाए जिसमें सरप्लस एनर्जी का स्टेट हो। सर, आपने बात करी कि सरप्लस एनर्जी स्टेट राजस्थान बनना चाहता है और पूरा विश्व, भारत ही क्या, पूरा विश्व राजस्थान को देखता है जब नवीन ऊर्जा की बात होती है। पोटेंशियल हमारे स्टेट में है, राजस्थान में है। इन्वेस्टर्स जब हम यहाँ पे काम करने आते हैं तो सरकार का रोल पॉलिसी मेकर के साथ साथ एक फैसिलिटेटर का भी रोल हमें लगता है कि होना चाहिए। तो उस रोल में सरकार अपने आप को कहाँ देखती है? जो भी चैलेंजेस हैं इन्वेस्टर्स के, मान लीजिए वो चाहे वो गवर्नमेंट प्रोसेसेस में हो या उन पार्क्स में हो, उन स्थलों में हो जहाँ पे वो अपना पार्क लगा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं इन्वेस्टर्स को आती है। तो उन समस्याओं को सरकार कैसे देखती है और उनका निस्तारण करने के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और कितना तैयार है? देखिए, राजस्थान में हमने
इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए पहले हमारा सबसे बड़ा पार्क बढ़ला पार्क बनाया। बढ़ला में आज वहाँ काफ़ी बड़ा पार्क था, जो शायद 2500 मेगावाट का, वो 2000 मेगावाट का पार्क है, जिससे वहाँ बिजली बन रही है और प्रदेश के कई भागों में वहाँ से पावर एवोकेशन होके जा रहा है। अभी हमने पूगल पार्क हम विकसित कर रहे हैं, जहाँ पर पूगल में हमारी 2450 मेगावाट का सोलर लगाएंगे और लगभग 6400 मेगावाट की वहाँ पर बेस लगाएंगे, जिससे वो उसके टेंडर की प्रक्रिया में है। हम वहाँ पर उसके लिए हमने हमारे इन्वेस्टर मीट भी करी है, उनके साथ कई बार चर्चाएं हुई है, वार्ताएं हुई है, और कैसे उसको सफल वो पार्क बने, और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि उस पार्क से जो जनरेशन हो उसमें अधिकतर हम बेस के माध्यम से स्टोरेज करें, बैटरी के माध्यम से स्टोरेज करें, और जब हमारी पीक हावर्स में ज़रूरत है उस समय उसको हम उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए हमारा अक्षय ऊर्जा विभाग लगातार काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, और एक वो देश का ही नहीं, शायद एशिया का सबसे बड़ा बैटरी के साथ साथ सोलर का पार्क होगा, जो प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम करेगा और हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। तो इस प्रकार की नवाचार जब सरकार करती है, कुछ बातें अहम होती हैं। एक तो आपने किसानों का जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास इस क्षेत्र के कारण हो रहा है। दूसरा, रोजगार की संभावनाएं, जो हमारा प्रदेश का युवा है उसको रोजगार की भी संभावना इससे मिलती है। तो इन पहलुओं पे सरकार कितनी कैसे देखती है कि हमारे युवाओं को इस माध्यम से रोजगार मिले, हमारे किसानों का सामाजिक आर्थिक विकास हो, उसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, जिस तरह से हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है, चाहे वो मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, लेकिन उससे रोजगार इन्वेस्टमेंट आने से तो बढ़ता है। और यहाँ पर राजस्थान में जितना भी हमने देखा कि यहाँ राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें लगभग 35,000 करोड़ के 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। उन एमओयू में 28 लाख करोड़ के एमओयू केवल वो ऊर्जा सेक्टर के थे, एनर्जी सेक्टर के थे, और उसमें से भी 8,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे हैं। उन 8,000 करोड़ के एमओयू में हमारे 6,000 करोड़ के एमओयू ऊर्जा सेक्टर के धरातल पर उतरे हैं, जिनको कि आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनको फैसिलाइज किया है, उनको सुविधाएं दी है, ज़मीनें दी है, और उनको काम आगे बढ़ाया है और अधिकारियों को निर्देश दिए। तो उसका एक ज़मीन पर धरातल पर इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट समिट हो और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट आए, ये मैंने अभी तक देखा नहीं। तो इतना निश्चित रूप से एक राजस्थान के प्रति लोगों में एक उत्साह भी है, और यहाँ पर हमारी सरकार उनको निरंतर वो सब सुविधाएं देने के लिए तैयार है, जिसके लिए वो राजस्थान आए। और उसके लिए हमारे इन्वेस्टर ही नहीं, हमने हमारे जो राजस्थानी भाई हैं, हमारे जो प्रवासी भाई हैं, उनके लिए भी एक विशेष सत्र लगाया था, जिसमें कि वो राजस्थान के वो प्रवासी जो यहाँ कभी उनको आर्थिक रूप से रोजगार के अवसर नहीं थे, तब वो देश के विभिन्न भागों में गए और वहाँ उन्होंने अपने कर्मठता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर वो वहाँ वो मुकाम बनाया, जो वो देश के बड़े बड़े उद्योगपति बन गए। अब वो उन प्रदेशों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर वो इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और उनको राजस्थान की माटी से वो जुड़े हुए हैं। हर साल वो अपने गांव आते हैं, अपने प्रदेश आते हैं, और उनको भी विशेषकर आमंत्रित करके इस बार हमने प्रवासी राजस्थान दिवस पर मना करके उनको यहाँ बुलाया है। तो वो भी इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए आए, राजस्थान में करें, उनको भी आमंत्रित किया है, ताकि राजस्थान में अब उनकी ज़रूरत है। पहले इंडस्ट्री की उतनी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर उतना माहौल नहीं था, अब ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं। तो अब वो यहाँ आकर के उन प्रदेशों के साथ साथ राजस्थान में भी, अपनी माटी में भी वो इन्वेस्ट करें, ताकि राजस्थान को भी एक अच्छा औद्योगिक राज्य बनने का अवसर हमारे प्रवासी राजस्थानी के माध्यम से मिले। उनको भी हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। एक ऊर्जा मंत्री के रूप में सर, आप क्या चुनौतियां देखते हैं अपने सामने कि आने वाले वर्षों में, और उनसे निपटने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, और भविष्य में आपके क्या प्लान हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे यहाँ जो भी उद्योग आते हैं उनको हम अच्छी ऊर्जा सुलभ कराएं, क्वालिटी की बिजली भी दें, और 24 घंटा उपलब्धता भी रहे, और उसके साथ साथ उनकी दरों में भी हम कोई इस तरह से वो करें कि कहीं न कहीं उनको न्यायोचित दर पे, अच्छी दर पे बिजली मिले। इसके लिए हमारा प्रदेश प्रयास कर रहा है, हमारा विभाग प्रयास कर रहा है कि हम बिजली की दरों को कैसे कम करें। उस पर हमने सफलता भी हासिल की। इन 2 सालों में हमने हमारी परचेज की जो रेट दर है, उसमें लगभग 23 पैसे की कमी हम लेकर के आए हैं।
एक 23 पैसा बहुत बड़ा होता है बिजली सेक्टर का। हम और अधिक ऐसी परियोजनाएं ला रहे हैं जिससे कि हमारी परचेजिंग की रेट है वो कम आए, और जब वो कम आएगी, हमारा विभाग आज जब हमने संभाला था तब ये काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ था, उसको हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिस्कॉम के माध्यम से इसके जो लॉसेज हैं वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारा अजमेर डिस्कॉम आप ले लीजिए, लगभग 8% लॉस पर ले आके आ गए हम, जो कि कभी 15-16% हुआ करता था। जो जयपुर डिस्कॉम है उसका हम 11% पर लेकर के आ गए, जो भी 18-20% होता था। और 22-23% का जो जोधपुर डिस्कॉम का लॉसेज था उसको भी हम 18% पर लेकर के आए, उसको 15% पर ले के नीचे लाने पर हम प्रयासरत हैं। तो ये सब लॉसेज कम होंगे, हमारी पावर की परचेज रेट कम होगी, तो हम आने वाले समय में हमारे उद्योगों को बेहतर बिजली कम दामों पर उपलब्ध करा पाएंगे, और उसका निश्चित रूप से उसको इन्वेस्टर को हम यहाँ आकर्षित कर पाएंगे। ये मेरा एक सपना भी है कि राजस्थान में आने वाले इन्वेस्टर को अन्य प्रदेशों से बिजली की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें राजस्थान में एक अच्छी बिजली भी मिले और सुलभ भी हो, और उसके साथ साथ दरों में भी हम कहीं न कहीं अन्य प्रदेशों से कंपटीशन रेट पे आ पाएँ। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि ऐसी योजनाएं लाएं जिससे हमारी दरें कम हो और आने वाला इन्वेस्टर राजस्थान में आकर के अपने उद्योग लगा करके और ये राजस्थान में रोजगार के अवसर पैदा कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। हमारा विभाग मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरंतर काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले इस 3 साल में हम वो स्थितियाँ ले आ करके आएंगे कि राजस्थान के प्रति हमारे उद्योगों का, उद्योगपतियों का, इन्वेस्टर का आकर्षण का केंद्र बने। यहाँ पर डेटा सेंटर आए, एआई के सेंटर आए, यहाँ पर बिजली की जो बड़ी बड़ी ऐसी कंजम्पशन के जो है वो यहाँ पर आवें, ताकि हम उनके लिए सही एक वातावरण तैयार करके और उनको सुविधाएं दे सकें। कई चैलेंजेस होते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए। आप किस प्रकार जन भागीदारी को बढ़ाएंगे ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए? देखिए, जन भागीदारी की जो के माध्यम से हम पर्यावरण की चुनौतियाँ होती है, लेकिन उन चुनौतियों के साथ साथ विकास भी हमें आवश्यक है, और उन पर्यावरण की जो ही कहीं भी समस्याएं होती है वो भी पर्यावरण भी हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि आज का युग में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हम लेकर के आते हैं, और कोई जैसे आप उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पंप स्टोरेज है। पंप स्टोरेज अधिकतर लगेगा तो वो लगेगा पहाड़ी के ऊपर। नेचुरली जहाँ पर पहाड़ होगा उसको पूरा एरिया मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा, और उसको नीचे तलहटी में पानी भी मिले, और उस पानी को हम दिन में सोलर की लाइट लेकर के और ऊपर चढ़ाएंगे, पंपिंग करेंगे। रात को वही पंप, वही टरबाइन जब हमें ज़रूरत होगी उस बिजली की, तब वो वहाँ पहाड़ी से जो स्टोरेज बनेगा वो पानी वापस छोड़ेगा, और तो रात को बिजली पैदा करेगा और दिन में वो पंपिंग करेगा। तो वो एक एक ऐसी, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर मैंने देखा है कि वहाँ या तो वन क्षेत्र आ जाता है। कई हमारे ऐसी साइटें हैं जहाँ पर वन क्षेत्र होने से वो पंप स्टोरेज धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। तो या तो हमें पंप स्टोरेज नहीं करना तो फिर थर्मल लगाना पड़ेगा। थर्मल लगाना है तो फिर कार्बन उत्सर्जन होगा। वो कई उन जो वहाँ पर जितने भी पेड़ लगाए वो पेड़ कटिंग होगी, लेकिन उसकी भरपाई हम अन्य जगह पर पेड़ लगा करके कर सकते हैं। लेकिन जो कार्बन उत्सर्जन हम थर्मल चला करके और जो प्रदूषण पैदा कर रहे हैं उसकी कोई रेमेडी नहीं है। वो तभी है तब हम थर्मल को कम करें, और थर्मल को कम करने की आवश्यकता हो कि ऐसे प्रोजेक्ट लगे जो एटॉमिक एनर्जी के हो सकते हैं, जो पंप स्टोरेज हो सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के हो सकते हैं। तो उस पर कहीं न कहीं हमें जाना पड़ेगा, और वो जाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उससे हम कितनी कार्बन उत्सर्जन कम कर पा रहे हैं, और हम हमारे उन जंगलों को भी बचाएँ, सुविधा भी दें, और ऐसे कोई ज़रूरी देश के लिए प्रोजेक्ट है उनको भी लेकर के आए, तो दोनों का एक समावेश ऐसा हो कि जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और वो कहीं न कहीं पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचाए। इसके लिए हमें एक तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता भी है, और आज की ज़रूरत भी है इस विकास के पहिए को आगे बढ़ाना है। सर, जिस प्रकार से आप एक तालमेल बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व भर में, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, आम जनता हो, किसान हो, या फिर जो भी राजस्थान की ओर देखता है, राजस्थान से आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मेरा राजस्थान के सभी वासियों से ये संदेश है कि हम
इन 2.25 सालों में राजस्थान को किसी भी तरह की कोई भी लोड सेटिंग नहीं कर रहे हैं। जबकि हमने सरकार संभाली थी तब लोड सेटिंग बड़ी मात्रा में होता था, उसको हमने बंद किया है। अब हमारा दूसरा ये प्रयास है कि हम बिना किसी ट्रिपिंग के लाइट दें। उसके लिए हम हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ हम हमारे जो वितरण तंत्र है, डिस्कॉम है, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को अलग कर रहे हैं, डोमेस्टिक को अलग कर रहे हैं, आरडीसीएस के माध्यम से प्रोजेक्ट बना करके, ताकि उपभोक्ता को 24 घंटे लाइट चाहिए तो 24 घंटे उसको नॉन ट्रिपिंग लाइट मिले। अगर कृषि के उपभोक्ता को 6 घंटे लाइट चाहिए तो बिना किसी ट्रिपिंग के लाइट मिले, तो इसलिए अलग अलग फीडर सेग्रेगेशन कर रहे हैं। उनके हम जीएसएस बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा लोड है वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम ट्रांसफ़र बढ़ा रहे हैं। हमारा लगभग 450 से ज़्यादा इस 2 सालों में हम नए 33 केवी के जीएसएस बना चुके हैं। तो ये सब इस व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये संदेश है कि हम इस जो हमारी लचर व्यवस्था थी डिस्कॉम से लेकर के हमारी बिजली तंत्र की, उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। आम जन को भी इस बात की प्रति अवेयर होना चाहिए कि हम बिजली का कनेक्शन लेकर के उसकी छीजत ना करें, बिजली का अपव्यय ना करें, बिजली की चोरी ना करें, जिससे कि सब उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल सके और उसका एक संदेश जाए कि हम प्रदेश में बढ़िया बिजली दें। तो वो तभी संभव होगा तब हम सब मिल कर के और इस बिजली विभाग को एक सही बिजली देने के लिए सक्षम बनाएं। और सक्षम तभी बनेगा जब हम सब लोग बिजली का कनेक्शन करके एक ऐसे एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट भी लगाएं जिससे कि एनर्जी की जो अनुपयोगी खर्चा होता है उसको हम कम कर सकें। और हम इस तरह की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि एक ऐसा टैरिफ तैयार कर रहे हैं हम कि हमारे पास दिन में बिजली उपलब्ध है ज़्यादा। तो मेरा सभी से ही ये आग्रह है कि हमारे ऐसे इक्विपमेंट, घर में वॉशिंग मशीन है, कोई किसी तरह की अनाज पीसने की चक्की चलाना है, छोटे छोटे इक्विपमेंट चलाना है, तो हम उस समय चलाएं जब हमारे पास बिजली की उपलब्धता दिन में ज़्यादा है, ना कि उस समय चलाएं जब शाम को 6 बजे 7 बजे, तब हमें बिजली की ज़रूरत कम है। हम एयर कंडीशन चलाते हैं, हम आगे यहाँ बैठे हैं, हमने अगर इसको 16 पे चलाया तो बिजली खर्चा ज़्यादा रहेगा। अगर इसी को ही हमने पहले 10 मिनट 15 मिनट टेम्परेचर को फुल चला के और फिर इसको 26 पे कर दिया, अभी भी हम लेके मेरे ख्याल से 26-27 से के आसपास होगा, हम बैठे, हमें नहीं लग रहा, तो ये कंजम्पशन कम हो रहा है। इसी को हम अगर 20-22 पे लेकर के आ जाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। लोगों को ये पता नहीं है, उनका बिल बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो फास्ट एसी चला रहे हैं, इक्विपमेंट चला रहे हैं, तो वो बिल बढ़ाने का कारण है, तब कि वो बिल कम करना चाहें। और हम अब टैरिफ में ही इसको शामिल कर रहे हैं कि हम बड़ी इंडस्ट्रीज ये हो रहे, डे टाइम पे वो इस हर घंटे की, हर 15 मिनट की एक टैरिफ सेट करेंगे, उस समय आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। जब रात के समय बिजली की डिमांड ज़्यादा है, जब आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा ताकि लोग उस समय बिजली का उपयोग करें जब हमारे पास उपलब्धता ज़्यादा है। इसलिए इसको बैलेंस करने का काम हम टैरिफ में कर रहे हैं ताकि लोगों को ये लगे कि मुझे जब ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है तो उस समय लूँ जब मुझे कुछ कम दर पर मिल रही है, और उस समय नहीं लूँ जब ज़्यादा दर होगी। तो उससे भी इस बिजली को हमें व्यवस्थित करने में, बैलेंस करने में को लाभ मिलेगा और उसका हम उपभोक्ता को लाभ भी होगा। तो ये मेरा है कि नए-नए हम चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, उसका उपयोग आदमी को करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अब लोग कहते हैं स्मार्ट मीटर ये आ रहा है। स्मार्ट मीटर में गारंटेड कह रहा हूँ, जितना 1 किलोवाट का कोई हम एक बल्ब जला रहे हैं तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट निकालेगा। ये एक पूरा मैथमेटिकली प्रूव है। अगर वो 1 किलोवाट का कोई बल्ब या हीटर 1 यूनिट की जगह वो 1.5 यूनिट निकाल रहा है या 1.15 निकाल रहा है, तो फिर वो ज़्यादा निकाल रहा है, तो उसके लिए टेस्ट मीटर लगा रहे हैं। और उससे क्या होगा, स्मार्ट मीटर लगने से घरों में लोगों को अपने उस लोड को बैलेंस करने में फ़ायदा मिलेगा। उसको पता रहेगा मेरे ऐप में आ गया, कब मेरे को डिस्काउंट चल रहा है, उस समय अपने घर के इक्विपमेंट चलाऊँ, बाकी नहीं बंद करूँ। हमारे घर में कभी कई इक्विपमेंट ऐसे चलते हैं जब हमें पता नहीं होता, एसी चल रहा है रूम में, हम बाहर बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और वो लगातार हमारा खर्चा बढ़ रहा है। हमारा उस 15-15 मिनट की उसमें लोड आएगा आपके मीटर, मतलब मोबाइल में ऐप के माध्यम से, और आप देख सकते हो कि मेरा लोड इतना चल रहा है। ये लोड की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, बाकी जगह तो आवश्यकता नहीं है, तो क्यों चलाऊँ उसको? तो वो उसमें पता लग जाता है आपको मोबाइल के माध्यम से।
आप ऑफिस में तो वहीं से बंद कर सकते हैं, आपने अगर अपने घर को स्मार्ट बना दिया, बिजली से जोड़ दिया ऐप के माध्यम से, तो वहीं से ही बंद कर सकते हैं इक्विपमेंट को। ये सब चीज़ें सुविधा बढ़ाने के लिए हम वो सब काम कर रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ता को अपना बिजली का खर्चा कम करना पड़े, बिल को कम करना पड़े और आवश्यकताओं को बैलेंस करके, और जब ज़रूरत है और जब बिजली की दर है तब उसका उपयोग करें। तो इससे बिजली खर्चा भी कम होगा, डिस्कॉम को भी एक उस समय बिजली खरीद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब महंगी है। तो बहुत अच्छा लगा कि स्मार्ट तरीके से, संतुलित तरीके से और जन सामान्य को जोड़ते हुए जिस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में और तरक्की करे और भारत की जो ऊर्जा की क्षमता को और बढ़ाए। और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा हमारी तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने इकोनॉमिक टाइम से बात करी और एक साफ तस्वीर पेश करी राजस्थान की ऊर्जा के क्षेत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ग्रीन पावर डायलॉग पावर्ड बाय सेरेंटिका में हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे हम ऐसे ही सशक्त नेतृत्व से बात करेंगे जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ही नहीं भारत को मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।